जी, अस्सलाम वालेकुम। We are discussing in last class regarding FPGA architecture और इसके अंदर जो है हम लोगों ने बेसिकली एक तो बेसिक जो एक बेसिक FPGA आर्किटेक्चर है जो उसको डिस्कस किया था, जिसके हमने ये बात की थी कि इसके मेनली तीन इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं एक FPGA के अंदर, एक लॉजिक ब्लॉक्स, देन उसके रूटिंग और थर्ड जो है इसके आयो ब्लॉक्स। रूटिंग के अंदर जो है रूटिंग वायर्स होती हैं, देन दे वहाँ पर जो है स्विच बॉक्स होते हैं, कनेक्शन बॉक्स होते हैं। स्विच बॉक्स जो है वो यूज़ होते हैं वायरिंग्स आपस में जॉइन करने के लिए, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल से, और जबकि जो कनेक्शन बॉक्स होते हैं वो इन CLP की इनपुट्स को वायर से कनेक्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह आयोस को भी जो है वो CLP के इनपुट से कनेक्ट कर रहे होते हैं। देन हमने लास्ट में ये भी डिस्कस किया था कि एक CLP की का जो इंटरनली उसके अंदर मल्टीपल BLEs होते हैं और एक BLE जो है कंप्राइजेस ऑफ एक सिंगल LUT and a mux and a flip flop। और LUT के इनपुट्स वेरी करती हैं और एक LUT के अंदर 2x1 का मक्सेस होती हैं और SMs होती हैं। जितने नंबर ऑफ LUT का होगा उतने उसमें 2 की पावर n के अकॉर्डिंगली इसके इतने जो है नंबर ऑफ SMs होंगे। तो अगर 4 इनपुट LUT की बात करेंगे तो 2 की पावर 4, तो 16 नंबर ऑफ SMs जो है वो उसके अंदर मौजूद होंगे एक LUT के अंदर। फिर हमने एक एग्जांपल को लेके हमने एक स्मॉल सा FPGA सिलेक्ट किया 2x2 का, ग्रिड साइज था। डेट मीन्स के अंदर 4 उसके अंदर नंबर ऑफ CLBs थे। एक CLB के अंदर एक ही BLE हम फिलहाल हम कंसिडर कर रहे हैं और उस BLE के अंदर जो LUT है उसका जो इनपुट साइज है 2, तो 2 इनपुट LUT हमने इसमें कंसिडर किया। एक स्मॉल सा जो सर्किट लेके हमने उसको ऊपर मैप किया। डेफिनेटली ये हमारे पास 3 इनपुट जो है वो सर्किट है, डिजिटल जो सर्किट है, इसको हम डायरेक्टली किसी एक CLP पर मैप नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी पार्टीशन दिस सर्किट। हमने पार्टीशन किया था यहाँ पर और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके हमने एक हिस्से को CLP 0 के ऊपर मैप किया और यहाँ पर उसको करेक्ट कम हो जाता है। ठीक है, और दूसरे हिस्से को हमने CLP 2 के अंदर मैप किया। तो ये CLP 0 है, जो यहाँ पे जो मिस्टेक है CLP 1 लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है। CLP 0 पे पहले को मैप किया, पहले हिस्से को सर्किट के, दूसरे को CLP 2 पे मैप किया। तो ये इस तरह हमारे पास, तो CLP 0 पे एक जो इनिशियल सर्किट मैप है आधा, बाकी का रिमेनिंग जो है वो CLP 2 पे मैप है, आउटपुट CLP 3 से जा रही है। फिर हम लोगों ने स्विच बॉक्स को देखा किस तरह वो उसमें चेंजेस करते हैं। तो अगर स्विच बॉक्स का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर देयर आर मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स होते हैं, तो जो नॉर्मली ओपन होते हैं और हमको क्लोज करके जो क्लोज होगा वो पाथ अवेलेबल होगा। तो इसके अंदर स्विच बॉक्स 1 के अंदर जो है वो वर्टिकल पाथ अवेलेबल है और स्विच 4 के अंदर जो है वो हॉरिजॉन्टल पाथ। स्विच बॉक्स 4 के अंदर जो यहाँ पे जो येलो करके नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों ही यूज़ हो रहे हैं इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए। तो इनमें से जो है एक जो है एक वर्टिकल पाथ अवेलेबल है और एक हॉरिजॉन्टल पाथ अवेलेबल है। फिर फाइनली हमने कॉन्फ़िगरेशन बिट स्ट्रीम के बारे में बात की है कि ये CLP 1 की और 3 तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, जबकि CLP 0 और CLP जो 2 है इसकी हमने बिट स्ट्रीम जो है वो
ये दोनों यूज़ होते हैं, इनकी बिट्स अवेलेबल है। और दैन स्विच बॉक्स 1 और स्विच बॉक्स 4 ये दोनों भी यूज़ हो गए। तो यहाँ तक हमने इस चीज़ स्टडी कर ली कि किस तरह हम एक नॉर्मली किस तरह हमारा जो गिवन जो लॉजिक होती है, गिवन सर्किट है, वो किस तरह एफपीजीए पे मैप होता है। अब ये जो सर, कन्वर्जन, जी जी बोले। तो यहाँ पे क्या पता क्या चल रहा है कि क्या 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 हो रहा है, फिर जो बिटें लिखी हुई हैं। देखिए जो जो हम इसके अंदर अवेलेबल एफपीजीए जो हमने सिलेक्ट किया था 2x2 का एफपीजीए, जिसके अंदर 4 CLBs थे जी। और कुछ स्विच बॉक्सेस थे। हम फिलहाल कनेक्शन बॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम इसको बहुत आसान हम्म। करके समझ रहे हैं। तो उसके अंदर जो है वो जो हमने इस सर्किट को मैप करने के लिए वी आर यूजिंग CLB 0, CLB 2, हम्म। ये दो हम CLB यूज़ कर रहे हैं। और स्विच बॉक्स में हम जो यूज़ कर रहे हैं 1 और वन स्विच और बॉक्स फोर। 4। सिर्फ इन्हीं की जो है वो कॉन्फ़िगरेशन बिट्स जो है वो हम यूज़ करेंगे। बाकी सबकी जो जी है सर। वो वो हमारे वो इस्तेमाल नहीं होती, उनकी जो है वो रिमेन अनचेंज होगी। देखें तो ठीक आप है सर। देखें ये CLB 0 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो CLB के जो बिट्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन बिट्स हैं, ये उसके जो है शुरू की जो है ये वाली जो चार है, चार जो शुरू की चार हैं वो हम्म। उसके लट्स की SM LUT की SM की जो है वो बिट्स हैं। और आखिरी का जो वन है ये उसके फ्लिप फ्लॉप की है। फ्लिप फ्लॉप का। ठीक है, इसी तरह ठीक CLB है सर। 2 का भी सेम ऐसे ही है। ठीक है, बाकी ये ठीक 1 है। और 3 CLB हम इस्तेमाल नहीं है, तो उनकी जो है वो अननोन है या अनट्रेसेबल भी हो, वो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसी ओके सर। तरह स्विच बॉक्स 1 का यूज़ करें, स्विच बॉक्स की जो है वो हमने उसको 1 कर दिया, जो कि उस ट्रांजिस्टर को हमने क्लोज किया है जो कि वर्टिकल वाला था, तो उसका यहाँ पर बन आता है। ठीक हाँ। है, इसी तरह ठीक स्विच है। बॉक्स 4 है, उसका भी हमने जो है वो हॉरिजॉन्टल वाला। हॉरिजॉन्टल वाला बंद कर दिया। इसकी रीडिंग कुछ ठीक इस है। तरह होती है, देखें दिस वन 1 0 1 1 देन ऑनवर्ड, यहाँ से आप पूरा 6 है तो 6 के 6 बिट्स जो है वो अवेलेबल जी है सर। स्विच बॉक्स के अंदर। तो समझ इस गया तरह सर। ये बहुत सिंपल सा हमने एक एफपीजीए लेके उसके अंडरस्टैंड किए कि किस तरह उस पर मैपिंग होती है। तो यहाँ पर वही बिट स्ट्रीम आपको नज़र आ रही है। तो नॉर्मली होता है ये कि हम इसी बिट स्ट्रीम को जब हम मैप करते हैं एफपीजीए पे, तो वो अब हमें वो लॉजिक जो है वो देना शुरू हो जाता है। अब नेक्स्ट जो है, अब यहाँ पर हम एक जो एफपीजीए का पूरा कंप्लीट फ्लो है कि हम किस तरह एक हमारे जो हम प्रोग्राम लिखते हैं VHDL के अंदर या वेरीलॉग के अंदर, ठीक है, वो प्रोग्राम किस तरह डिफरेंट जो है वो प्रोसेस से होता हुआ फाइनली बिट स्ट्रीम की फॉर्म में हमें मिलता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक जो है वो स्टेप्स होते हैं जो एफपीजीए के अंदर जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है फ्रॉम HDL प्रोग्राम टू बिट स्ट्रीम। तो ये कुछ स्पेसिफिक जो है वो टास्क है जो ये परफॉर्म होते हैं। इनिशियली लॉजिक सिंथेसाइज होती है, सिंथेसाइज जो हम सेम सिंथेसाइज वही है जो कि अगर आपने जब फर्स्ट लैब की थी और जब मैंने इसको सिंथेसाइज किया था तो वो चीज़ सिंथेसाइज है यहाँ पर। ठीक है, सिंथेसाइज करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो टेक्नोलॉजी मैपिंग होती है। सिंथेसाइज के अंदर जो है आपका जो गिवन जो जो प्रोग्राम है वो डिफरेंट इनिशियली वो लॉजिक की गेट्स की फॉर्म में आता है, और गेट्स की फॉर्म में आने के बाद वो उन गेट्स के नेटवर्क को वो लट्स की फॉर्म में लेके आता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे किस तरह हमारा वो लट्स पे मैप होके हमारी वो बिट स्ट्रीम जनरेट होती है। फिर पैकिंग होती है, फिर प्लेसमेंट और रूटिंग और आखिर में बिट स्ट्रीम। तो ये मेन पर्टिकुलर स्टेप्स हैं जो कि एफपीजीए के जब हम मैपिंग करते हैं वो फ्लो है उसके अंदर ये स्टेप्स यूज होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ हम डिस्कस करते हैं वो है लॉजिक सिंथेसाइज। इनिशियली जो हम देखें हमारा जो इनपुट है वो HDL है, हाई लेवल जो है वो हमारी जो डिस्क्रिप्शन है, जो HDL लैंग्वेज के अंदर जो हमारा प्रोग्राम है वो हमारा इनपुट है। जैसा कि आपने लैब के अंदर किया था, तो हमने हमने अब उसके अंदर
4x1 का मक्स मल्टीप्लेक्सर जो बनाया था, तो उसका जो प्रोग्राम लिखा था वो हमने VHDL के अंदर लिखा था, फिर उसको हमने सिंथेसाइज किया था। ऑल्दो वी कांट गो, हमने उसको अभी तक मैप नहीं किया था, उसकी हमने बिट स्ट्रीम जनरेट नहीं की थी। इनिशियली जो उसको हमने सिंथेसाइज करके देखा था किस तरह वो लट्स की फॉर्म में आ गया था। इनिशियली जब लॉजिक सिंथेसाइज के अंदर दो चीज़ें होती हैं, तो एक तो जो आपका HDL प्रोग्राम है वो बेसिक जो बूलियन नेटवर्क है, बेसिक गेट्स है, उसकी फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। नॉर्मली आपको पता है, आप कोई भी प्रॉब्लम लेके उसका हम करते क्या थे, आपको याद हो जब हमने DLF के अंदर आप स्टडी कर रहे थे, तो हम किसी भी प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड SOP में देते थे। तो SOP बेसिकली क्या थी, वो बेसिकली उस SOP के ज़रिए से हम उसको अपने सर्किट को एंड और गेट्स के ज़रिए से डिज़ाइन कर सकते थे, डिफरेंट बेसिक गेट्स के ज़रिए से। तो वो यही है कि किसी भी प्रॉब्लम को आप बाय यूजिंग अ ट्रुथ टेबल एंड कार्नोफ मैप और उससे दूसरी टेक्निक के ज़रिए से हम क्या करते थे कि हम उसको कन्वर्ट करते थे, उसको बेसिक जो है नेटवर्क बेसिक जो गेट्स है उस फॉर्म में लेके आ जाते थे। सेम केस है, जो भी आप प्रोग्राम लिखेंगे वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बूलियन नेटवर्क की फॉर्म में इन बेसिक गेट्स में की फॉर्म में का आ जाएगा। उसमें कन्वर्ट करते हैं पहले आपका जो टूल है, उसके बाद उन बूलियन नेटवर्क्स को जो है वो स्ट्रक्चरल गेट्स की फॉर्म में बस नज़र नेक्स्ट स्टेप जो आपको नज़र आए यहाँ पर, जिसमें वो एंड गेट है, कहीं पर वो मेमोरी का जो एलिमेंट है फ्लिप फ्लॉप, वहाँ पे वो यूज़ हो रहा है, एक्सॉर है और तो और गेट है, इस तरह गेट्स के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये दो काम जो है आपके लॉजिक सिंथेसाइज के अंदर होते हैं। तो पहला आपका जो गिवन प्रोग्राम है वो बूलियन नेटवर्क की फॉर्म में आता है, देन उसकी मदद से वो उसको स्ट्रक्चरल गेट्स की फॉर्म में लेके आना होता है। इन नेक्स्ट स्टेप जब आप उसका सर्किट बना लेते हैं गेट्स के ज़रिए से, तो वो उसकी पार्टीशनिंग करता है अकॉर्डिंग टू द गिवन FPG साइज। जो हमें जिस तरह हमें जितना जो हम FPG यूज़ कर रही है, मैं कह रहा था जब उसकी प्रॉपर्टी में सिलेक्शन कर रहे होते हैं, जब आप प्रोग्राम जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, हम प्रॉपर्टी सिलेक्ट करते हैं, तो वहाँ FPG का साइज़ इसलिए देते हैं कि उसके अकॉर्डिंगली आपका जो है वो प्रोग्राम वो कन्वर्ट होता है। तो यहाँ जब आपका वो पार्टीशनिंग करेगा आपके स्ट्रक्चरल गेट्स की, जब वो तो वो देखेगा कि जो वो FPG जिस FPG के लिए वो मैपिंग कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है जिस प्रोग्राम को, उसका LUT में का इनपुट साइज़ क्या है, कि वो किस साइज़ का LUT वहाँ पर उसके अंदर अवेलेबल है। LUT 4 है, LUT 5 है, LUT 3 है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो इस सर्किट की पार्टीशनिंग करेगा, उतने उतने इनपुट्स के हवाले से अकॉर्डिंगली उसको ब्रेक करेगा। तो ये टेक्नोलॉजी मैपिंग होती है जो कि आपको स्ट्रक्चरल गेट्स की फॉर्म में इस गिवन इनपुट प्रोग्राम को वो कन्वर्ट करता है LUTs की फॉर्म में, और एक एक पार्टीशन को जो है वो इस LUT पे मैप करता है, जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में भी किया था। देन उसके बाद जब टेक्नोलॉजी मैपिंग के अंदर जो एक्चुअल हमारा जो गिवन ये स्ट्रक्चरल गेट्स की फॉर्म में जो हमारा प्रोग्राम था, जब हम उसको LUTs की फॉर्म में लेके आ जाते हैं, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जब स्ट्रक्चरल गेट्स की फॉर्म में तो इंडिपेंडेंट था, ये इंडिपेंडेंट टू एनी टेक्नोलॉजी। लेकिन जब ये इस फॉर्म में आ जाता है स्ट्रक्चरल, जब ये LUTs की फॉर्म में आए, तो अभी एक्चुअल FPGA की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट हो गया। जिससे टेक्नोलॉजी मैपिंग के जो आपके पास गिवन टेक्नोलॉजी है उस पर आपने अपने प्रोग्राम को कन्वर्ट कर लिया। फिर पैकिंग आता है। पैकिंग वो अब आप देखें जब टेक्नोलॉजी मैपिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास LUTs की फॉर्म में आ रहा है, सिंपल LUTs या BLEs की फॉर्म के अंदर जो हमारा जो है वो प्रोग्राम अभी कन्वर्ट हो गया है। फिर क्या होता है पैकिंग पैकिंग के अंदर उन LUTs को उन BLEs को वो CLBs में लेके आता है, यानी कि LUTs को मिला के वो
BLEs बनते हैं और फिर वो BLEs मिल के सारे जो है वो CLBs बनते हैं। तो जो आपको जो हमने लास्ट में जब हम when we were discussing architecture of FPGA, तो जब CLB की बात की तो यहाँ पर जो ये पैकिंग की जो ये टेक्निक स्टेप है, पैकिंग का जो स्टेप है यहाँ पर जो है आपके CLBs क्रिएट होते हैं कि टेक्नोलॉजी मैपिंग में हम LEDs बना लेते हैं, लट्स के फॉर्म में लेके आते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर पैकिंग के अंदर उन लट्स को BLEs में कन्वर्ट करते हैं और उन BLEs को फिर हम मल्टीपल BLEs को एक CLB में पैक करते हैं। अगेन इट डिपेंड ऑन द FPGA आर्किटेक्चर जो आप FPGA यूज़ कर रहे हैं कि वो कितने CLB जो है एक CLB में कितने BLEs को वो सपोर्ट कर सकता है। देयर आर 4 BLEs इट माइट बी ऐसा भी आर्किटेक्चर है कि जिसके अंदर एक CLB में हमारे पास जो है वो सर आपकी आवाज बहुत लैग कर रही है। जस्ट यस सर। थोड़ा सा नेटवर्क इशू का रेस्ट है, वो 4G पे जा नहीं रहा मेरा मोबाइल, क्या हुआ अभी तो 4G पे जा रहा। अच्छा मैं ये कह रहा था, अच्छा एक बार सबने अपनी अटेंडेंस मार्क कर ली चैट के ऊपर ताकि उसको सेव कर लूँ। अगर किसी ने मार्क नहीं की तो अपनी अटेंडेंस मार्क कर ले उसके ऊपर, ठीक है, ताकि उसकी अटेंडेंस मार्क। जी सर कर दी है। अच्छा एक्चुअली मैं ये डिस्कस कर रहा था, मैं ये कह रहा था जी कि पैकिंग के अंदर जो है वो हम डिफरेंट LEDs को BLEs के अंदर BLEs में कन्वर्ट करते हैं और उन मल्टीपल BLEs को फिर एक CLB में पैक करते हैं। और एक CLB में कितने BLEs आ सकते हैं ये डिपेंड अगेन FPGA आर्किटेक्चर पे जो हम यूज़ करें उस पर डिपेंड कर होता है। देयर आर पॉसिबिलिटी ऐसा भी है कि एक CLB के अंदर 16 BLEs भी आते हैं, कहीं पर 10 भी आते हैं, कहीं पर 4 भी आते हैं। तो अगेन इट्स डिपेंड ऑन द अवेलेबल FPGA जो आप यूज़ कर रहे हैं। देन उसके बाद पैकिंग में जब आप व्हेन वी गेट CLBs तो उन CLBs की भी प्लेसमेंट होती है। प्लेसमेंट कहाँ पे होती है? उनके जो हमारा गिवन देन या पैकिंग के बाद जब व्हेन वी गेट CLBs तो फिर हम उनको प्लेस करते हैं ऑन FPGA साइज। अच्छा यहाँ पर देखें ये वर्चुअली होता है सारा, इसलिए एक्चुअली ये अभी तक हम अपने टूल के अंदर मौजूद है ना, अभी तक हम जो IDE यूज़ कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर ही पहले हमारे प्रोग्राम जो हमने लिखा है उसको सिंथेसाइज किया, फिर उसकी टेक्नोलॉजी मैपिंग की, फिर पैकिंग करके उसको CLBs के फॉर्म में लेके आ गया, अब उसकी प्लेसमेंट हो रही है। तो प्लेसमेंट से कैसे ये वर्चुअली कैसे कर रहा होता है एक्चुअली उसको जब हम उसको FPGA का बताता है कि ये स्पेसिफिक FPGA हम ये यूज़ कर रहे हैं तो उसको पता होता है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ BLEs कितने CLBs मौजूद हैं उसके अंदर। वो एग्जैक्टली इट नोज के इसका एक्चुअल इस FPGA का डिस्क्रिप्शन क्या है, जो FPGA यूज़ हो रहा है इसके अंदर नंबर ऑफ CLBs और वायरिंग की और बाकी जो IOs वगैरह की क्या उसके स्पेसिफिकेशन है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपने पास एक वर्चुअल FPGA क्रिएट कर लेता है, ठीक है, और फिर उस पर वो प्लेसमेंट करता है। प्लेसमेंट से क्या मुराद है कि वो एक CLB को जो उसने CLBs क्रिएट हुए हैं जिस लॉजिक के, उनको उन FPGA के ऊपर FPGA के जो उसने अवेलेबल FPGA है ग्रिड साइज के, लेट्स सपोज के अब इसके अंदर डेफिनेटली डिपेंड करता है कि कितने CLBs मौजूद हैं, तो उन पे वो प्लेस करता है और प्लेस करने के बाद उनकी आपस में डिफरेंट उनकी प्लेसमेंट करता है। तो दिस इज अ स्टेप जिसको प्लेसमेंट कहते हैं, जहाँ पर आपका जो आपने CLBs क्रिएट किए हैं इन अ पैकिंग स्टेप, तो वो उनकी प्लेसमेंट कर रहा होता है। तो जो भी FPGA अवेलेबल है जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली वो उसकी प्लेसमेंट करता है। प्लेसमेंट करने से डेफिनेटली अब उसमें प्लेसमेंट की कोशिश ये होती है, जो मेन जो इसका क्रिटिकल पॉइंट है वो ये है कि
वो जो जहाँ पे लॉजिक आपस में जो कनेक्टेड जो CLBs हैं उनको करीब करीब प्लेस करें ताकि वायरिंग ज़्यादा लंबी ना हो। ये पॉइंट होता है ताकि कम से कम जो है वो डिले आए। डिले कब होता है? जब डिले कब बढ़ता है आपका, क्योंकि डेफिनेटली हम जब बात करते हैं कि FPGA हमारा जो है वो पैरेललिज्म पे एक पैरेलल यानी कॉन्करेंट एक साथ जो है वो उसके जो ब्लॉक्स एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, ये तमाम CLB ब्लॉक्स एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। लेकिन जहाँ पे डिले का बात है जब जब आपस में एक CLB का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन रहा होता है तो यहाँ पे डिले आता है लिटिल बिट। तो वो डिले जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा जो है आपका जो है वो उसमें उसकी परफॉर्मेंस बुरी होगी उतना वो। तो अब ये प्लेसमेंट के अंदर ये इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि जितने भी कनेक्टेड CLBs हैं वो यानी कि जिनका ऐसा है कि एक CLB की आउटपुट दूसरे का इनपुट बन रहा है तो उनको वो करीब करीब प्लेस करें। ठीक है, प्लेसमेंट के जो एल्गोरिथम यूज होता है वो है सिमुलेटेड अनीलिंग एल्गोरिथम। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है एल्गोरिथम का, सिमुलेटेड अनीलिंग एल्गोरिथम। ये बहुत पॉपुलर एल्गोरिथम है फॉर FPGA और ये प्लेसमेंट का एल्गोरिथम है और ये ही इसी के डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो अभी तक अवेलेबल हैं ये और यूज़ हो रही होती हैं। फिर ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जो है वो एक जो पैरामीटर है उसको फैक्टर है वो है बाउंडिंग बॉक्स कॉस्ट, BBX कॉस्ट कहते हैं इसको। और ये वो इसका मकसद ही ये होता है कि जैसे कि आपको यहाँ पे प्लेसमेंट में रेड कलर का जो बॉक्स रेड डॉटेड लाइन से जो आपको ये बॉक्स नजर है, ये BBX का बॉक्स बनाया हुआ है कॉस्ट है। इसका मकसद ये होता है कि जितने भी कनेक्टेड जो CLBs हैं वो इस बॉक्स के अंदर रहें कि जब वो एक बॉक्स को लेके बाकी उससे कनेक्टेड बॉक्स हैं जो उसके बाकी जो कनेक्टेड बॉक्स हैं जो उसके डेस्टिनेशन बॉक्स हैं जगह। अब डेस्टिनेशन बॉक्स से क्या मुराद है कि एक CLB जिसको हमने सेलेक्ट किया उसको प्लेस किया, अब उसका जो आउटपुट है जहाँ जहाँ पे इनपुट बन रहा है वो सारे के सारे इस बॉक्स के अंदर होने चाहिए, तभी आपका एक ऑप्टिमाइज जो है वो आपका जो है वो सोल्यूशन बनेगा और एक ऑप्टिमाइज आप जो है वो डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज़ द मेन क्राइटेरिया जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि जब हम प्लेस करते हैं तो वो वी आर यूजिंग सिमुलेटेड अनीलिंग एल्गोरिथम फॉर द प्लेसमेंट। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट है जब हम व्हेन वी आर गोइंग टू प्लेस वी आर यूजिंग अ वन कॉस्ट फैक्टर जिसको हम BBX कहते हैं, बाउंडिंग बॉक्स कॉस्ट। और वो कॉस्ट इसका पर्पज़ ये होता है कि जितने भी कनेक्टेड CLBs हैं वो सारे के सारे करीब करीब नियर जो है वो प्लेस हों। दिस इज़ द प्लेसमेंट। और अगेन इस वर्चुअल प्लेसमेंट होती है कि हम उसके पास अकॉर्डिंग टू द गिवन FPGA वो अपने पास वर्चुअली FPGA क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा रूटिंग का होता है। जब प्लेसमेंट कंप्लीट हो जाती है और तमाम जो है आपके CLB जो वो प्लेस हो जाते हैं तो फिर उनकी वायरिंग होती है, उनके कनेक्शंस होते हैं, तो ये रूटिंग होती है जो कि जिसके लिए हम स्विच बॉक्स को मैंने बताया था जिस तरह। और हम स्विच बॉक्स के जो है वो वी हैव अ मल्टीपल एक स्विच बॉक्स में मल्टीपल वेज होते हैं, डायरेक्शंस होती हैं, तो कौन सा किसकी आउटपुट किसकी इनपुट बनेगी और किसकी इनपुट किसकी आउटपुट बनेगी, ये सारे के सारे जो है वो डिसीजन जो है वो फिर आपके रूटिंग के अंदर होते हैं कि आपस में ये कनेक्ट किस तरह होंगे कि कम से कम जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ उसको हम कहते हैं जो उसको इस्तेमाल करते हुए वो कनेक्शन कर रहा होता है। और ये भी नहीं होता कि सारे एक ही जगह से कनेक्ट हो रहे हों, ये भी इशू होता है। तो सारे कंजेशन भी को भी तो देयर आर सम क्राइटेरिया सम पैरामीटर्स जिसको देखते हुए जो है वो रूटिंग होती है। तो पहला पॉइंट तो ये कि कंजेशन ड्रिवन पाथ फाइंडर, ये पाथ फाइंडर अगेन दिस इज द नेम ऑफ द एल्गोरिथम टेक जो कि वो FPGA में यूज हो रहा होता है फॉर रूटिंग। तो पाथ फाइंडर इज द रूटिंग एल्गोरिथम जिसके ज़रिए से रूटिंग होती है। और ये कंजेशन ड्रिवन है कि कंजेशन से मुराद है कि ये कहीं पर एक साथ बहुत ज़्यादा जो है वो वाइस एक साथ एक पॉइंट पे ना हो, उनको डाइल्यूट करते हैं, उनको पूरे FPGA पे हमें डाइवर्ट करना होता है, पूरे स्प्रेड करना कि वो कहीं पे कंजेशन ना आए। और हर रूट का जो भी कनेक्शन है वो शॉर्टेस्ट पाथ का वो एल्गोरिथम है वो उसके ज़रिए से हो रहा होता है। शॉर्टेस्ट पाथ का जो टेक्निक है जो हमने अगर आपने CCN में पढ़ी होगी
तो वो उसका मतलब एडीएस के अंदर भी ये हमने डिस्कस की थी। शॉर्टेस्ट पाथ जो है उसके ज़रिए से उसको वो उसका ज़रिए से वो कम से कम जो है वो वायर्स के अंदर कनेक्शन वो क्रिएट कर रहा होता है। तो आपका ये जो एल्गोरिथम है ये 1955 में पाथफाइंडर जो है ये प्रपोज्ड हुआ था और यही अभी तक इसी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो यूज़ होती हैं एफपीजे रूटिंग के लिए। इसी तरह जो आपने जो ये ऊपर में जो हमने जो ठीक है, तो एक एल्गोरिथम है जिसको सिम्युलेटेड एनीलिंग एल्गोरिथम कहते हैं, ये यूज़ होता है प्लेसमेंट के लिए और रूटिंग के लिए पाथफाइंडर का एल्गोरिथम जो है वो इस्तेमाल होता है एफपीजे के अंदर। फाइनली जब रूटिंग कर लेते हैं तो फिर हम इन तमाम चीज़ों की प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन, रूटिंग की इंफॉर्मेशन प्लस लुकअप टेबल की बिट्स, लुकअप टेबल की बिट्स, रूटिंग की बिट्स और प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन, ये सारी की सारी जो है इनकी बिट्स से जनरेट होके फाइनली एसएम इंफॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, ये किस तरह हम कहते हैं कि हमारी जो तीनों कंपोनेंट है, हमारे जो एलयूटीज है, हमारी जो सीएलबी वो भी कन्फिगरेबल है, हमारी रूटिंग भी कन्फिगरेबल है, हमारी प्लेसमेंट जो भी उसमें भी कन्फिगरेबल है, अपने हम मर्जी जहाँ मर्जी प्लेस कर सकते हैं फिर गेट के ऊपर। तो इसका कन्फिगरेबल से क्या मतलब देयर आर मेमोरीज, देयर एसएम्स जिसको हम प्रोग्राम करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो हम जिस एसएम को प्रोग्राम करेंगे वो और जिसको नहीं करेंगे यही जो एक्चुअल है वो सिलेक्शन होती है और यही जो है प्लेसमेंट और रूटिंग का डिसाइड होता है। तो फाइनली फिर जब रूटिंग और प्लेसमेंट करने के बाद जो है हमारी बिट स्ट्रीम जनरेट होती है और यही बिट स्ट्रीम है कि फाइनली जब हम इसको एफपीजे के ऊपर जाके सॉरी वो थोड़ा सा तो मैं ये कह रहा था कि फाइनली यही जो बिट स्ट्रीम जो हम जनरेट करते हैं, यही बिट स्ट्रीम फाइल जो है फाइनली फिर जाके हम जो है वो जब हम अपने एक्चुअल हार्डवेयर जो हमारा एफपीजे बोर्ड अवेलेबल है उस पर हम उसको राइट करते हैं, बिट स्ट्रीम राइट करते हैं, बिट स्ट्रीम मैपिंग होती है। तो जब हम इस गिवन जनरेटेड बिट स्ट्रीम को जब हम राइट कर देते हैं, मैप कर देते हैं अपने हार्डवेयर के ऊपर, बोर्ड के ऊपर, तो फिर हमारा वो हार्डवेयर जो है वो उस लॉजिक को एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। जो हमारे गिवन जिस पर्पस के जिस प्रोग्राम के लिए हमने बिट स्ट्रीम जनरेट की है वो उसको उसके अकॉर्डिंगली वो उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। तो दिस इज़ द होल प्रोसेस जो कि हम यूज़ करते हैं इन एफपीजे कि हम एक प्रोग्राम से लेकर फाइनली बिट स्ट्रीम तक। जी कोई सवाल है किसी का? सर यहाँ जी जी सर इसमें हम प्रोग्रामिंग वगैरह करेंगे, जैसे कोडिंग वगैरह कुछ है जी जी कोड में? जी अब बिल्कुल कोडिंग करें। अभी तो बस हम तो हम ज़्यादा इनिशियल उस पर फोकस करेंगे, ज़्यादा मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर पे जो अभी जो नहीं पढ़ रहे नहीं हैं इस तरह फोकस करेंगे? ये स्ट्रक्चर की बस एक दो स्लाइड ये शुरू के लेक्चर्स हैं। उसके बाद कोडिंग वगैरह है? अब कोडिंग अब डेफिनेटली कोडिंग स्टार्ट हो रही है। तो फिर सही है। क्यों डर तुम फिर डर गए थे? सर जी डर जी नहीं, मैं तो कोडिंग के पीछे हूँ, ऐसा ऐसा कोडिंग नहीं करनी है, नहीं देखो कोडिंग ये कोडिंग बड़ी इंटरेस्टिंग वो होती है। मसला ये है कि पहले चीज़ में वो हम बेसिकली यू आर इंजीनियर, तो आपको जी जी। पूरा आर्किटेक्चर पहले जो भी आप हाँ काम करें तो उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए ना। बिल्कुल से, हमें उससे बेसिक पता होनी चाहिए कि क्या हो बेसिक रहा है उस पीछे। आर्किटेक्चर का पता नहीं होगा और आप डायरेक्ट अब इस तरह पर आप सी की प्रोग्रामिंग करते हैं, लेकिन डेफिनेटली आपको बैकएंड पे नहीं पढ़ाया जाता कि किस तरह वो कन्वर्ट होती है प्रोग्राम, एक लिखा हुआ सी ठीक का है। प्रोग्राम किस तरह वो एक्चुअल जाके उस पर जाके आपके मशीन पे जाके एग्जीक्यूट होता है। आल्दो कुछ जैसे हाँ। एम्बेडेड के अंदर थोड़ा हमने डिस्कस किया था, इस तरह वो कंपाइलर्स की जो टेक्निक्स होती हैं वो सारी हम्म। बैकएंड पे है, तो वो एज अ इंजीनियर सबको पता, आपको बैकएंड भी नॉलेज होनी चाहिए ना। तो यस अगर मैं सर। डायरेक्ट प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दूंगा तो फिर
जो बेसिक आर्किटेक्चर है एफपीजीए का और उसका फ्लो है ये मिस हो जाएगा ना। बिल्कुल सर। ठीक है, ये परेशान हो जाता है हर बार सर। कोई बात नहीं। तो फाइनली हमने बिटस्ट्रीम जनरेट कर ली। यहाँ ये एक्चुअली पूरा कंप्लीट प्रोसेस है जिसके अंदर जो है हम एफपीजीए की प्रोग्राम से लेके उसकी बिटस्ट्रीम को जनरेट करने के बाद फिर हम उस बिटस्ट्रीम को एक्चुअली एफपीजीए के ऊपर जाके हार्डवेयर में मैप कर लेते हैं। देन ये कुछ आगे फर्दर डिस्कशंस हैं फॉर योर नॉलेज कि ये बच्चे पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो आपका फुल कस्टम जो डिज़ाइन होते हैं, जो आपके एसीज आईसीज बोलते हैं, और इसका एक और फॉर्म एजिक भी है। तो एजिक जिसको एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एजिक, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसीस। तो ये आपकी जिसको आईसी कहते हैं तो उसको एजिक भी कहते हैं। एजिक अगेन ये उसकी कुछ बेनिफिट्स हैं जो ग्रीन में लिखे हुए हैं और रेड में इसके ड्रॉबैक्स हैं। इसी तरह हम एफपीजे जो अभी पढ़ रहे हैं, एफपीजे के ये फुल फॉर्म होती है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे। तो एफपीजे जो है इसके ग्रीन में जो लिखे हुए हैं इसके एडवांटेजेस हैं, इसके प्रॉज हैं, और जो नीचे रेड में लिखे हुए हैं वो उसके डिसएडवांटेजेस हैं, उसके ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, और फाइनली ये कुछ अब इन बिटवीन देयर इज द गैप, एजिक्स और एफपीजे के दरमियान जो एक बहुत बड़ा गैप है उसको जो फिल किया जाता है वो अभी तक काफ़ी लोगों ने जो है इस पर काम किया है और डिफरेंट फॉर्म्स की जो है वो एफपीजे की भी कुछ एडवांस वर्जन, ऑप्टिमाइज वर्जन प्रपोज किए हैं। अब एफपीजे फ्लेक्सिबल है, एजिक फ्लेक्सिबल नहीं है। जबकि एजिक फास्ट है, हाई परफॉर्मेंस है, जबकि एफपीजे की परफॉर्मेंस ड्यू टू प्रोग्रामेबिलिटी इसमें थोड़ा सा डिले आता है। जैसे कि आप देख चुके हैं, आप सीएलबीज के अंदर जो हम प्लेस कर रहे होते हैं तो जैसे दूर दूर प्लेस करते हैं वैसे वैसे उसका डिले बढ़ता रहता है, उसमें डिले आना शुरू हो जाता है जब वो रूटिंग के जब जाते हैं। और देन देयर आर सम डिफरेंट ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म ऑफ एफपीजी जिसमें हम ये आपको लिखा हुआ है टाइम मल्टीप्लेक्स एफपीजे, डोमेन स्पेसिफिक एफपीजे, दीज आर सम डिफरेंट ऑप्टिमाइज्ड वर्जन ऑफ एफपीजे जिसका मेन पर्पस ये है कि एफपीजे के जो ड्रॉबैक्स को, जो एफपीजे के ड्रॉबैक्स हैं जो आप लिखे हुए हैं आपके पास देखें, ज़्यादा एरिया लेता है एज़ कम्पेयर टू एजिक, लो परफॉर्मेंस है, हाई पावर गेन है। तो ये सारे के सारे डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो है वो एफपीजे की जो हैं वो प्रपोज की गई हैं। इसमें जो ग्रीन कलर का जो एजिफ है ये वाला, ये डॉक्टर हुसैन परवेज़ है, उनकी पीएचडी का थीसिस है। और इसी की जो एक फॉर्म है वो है मल्टी सर्किट के नाम से, वो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, वो मेरा थीसिस था, एफपीजे मेरा जो है पीएचडी का थीसिस है। तो ये जो ग्रीन कलर का डॉक्टर हुसैन साहब जब उन्होंने फ्रांस से पीएचडी की थी तो उन्होंने इसको प्रपोज किया था 2009 के अंदर। और इसी का जो नेक्स्ट वर्जन है वो थोड़ा सा यहाँ पे आता है, ये जो सीएसए के ऊपर, उसका नाम मल्टी सर्किट के नाम से है, वो मेरा प्रपोज है, मेरा पीएचडी का थीसिस है। तो अगेन इन दोनों सबका पर्पज़ ये है कि हम एफपीजे को बेहतर से बेहतर करें और जितना बेहतर करके उसको एजिक के करीब लेके आएँ, एक गैप को कम से कम करें। ठीक है, ये था एफपीजे के इसके बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास टाइम भी कम है हमारे पास। ठीक है, मैं स्लाइड्स बंद कर देता हूँ डेफिनेटली। ठीक है, इसके बाद जो हमें नेक्स्ट स्टार्ट करना है वो एफपीजे प्रोग्रामिंग है। तो वी स्टार्ट विद अब हम थोड़ा बुक को देखेंगे और बुक के अंदर जो है चैप्टर नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर ये बुक है, देख लें, इसकी सॉफ्ट कॉपी मैं इंशाल्लाह आपको मैं दे दूंगा। अब हम जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? HTML। ठीक है, हमारा सेकंड सेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है जी, सर ये आगे की लाइफ में यूजफुल है ये लैंग्वेज, यूज होती है? बहुत। मैं बताऊं आपको, हमने शायद शुरू लेक्चर फर्स्ट लेक्चर मिस कर दिया, उसके अंदर मैंने बताया था कि यूएस के जी अंदर सर, मैंने मिस कर लिया। इसका
बहुत ज़्यादा वो है, FPGA की बहुत ज़्यादा डिमांड भी है, US में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। प्लस आप MS के लिए जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको, अगर आपको MS थीसिस के अंदर भी डेफिनेटली जी नाउ द मेन जो अब कंपटीशन जो जिसमें कहते हैं कि वी नीड अ स्पीड, पावर, स्पीड, परफॉर्मेंस, तो ये FPGA ही आपको प्रोवाइड, FPGA है और बाकी DSP, बाकी बोर्ड्स भी हैं, GPUs वगैरह भी हैं। तो FPGA इज़ वन ऑफ द मेन हार्डवेयर जो कि अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा इस पे रिसर्च हो रही है और लोग, लेकिन डेफिनेटली इसकी थोड़ा सा रिसर्च थोड़ा डिफिकल्ट है। आप जब MS